मेरा पति एक डॉक्टर था और मुझे रोज़ एक गोरा होने के लिए रोज़ाना इंजेक्शन लगाता था, जिससे मेरे पेट में बहुत दर्द होता था। एक रात मैंने इंजेक्शन बदल दिया। मैंने उस रात सोने का बहाना किया। फिर जो मेरे पति ने मेरे साथ किया, ऐसा दुश्मन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पति मेरे साथ अंकल और आंटी का बेटा अनीश अमेरिका से डॉक्टर पढ़ के आया तो पूरे ख़ानदान में धूम मच गई थी। हर पार्टी में, हर शादी में, हर जगह सिर्फ शांति आंटी के बेटे की बात होती थी। हर औरत की इच्छा थी कि अनीश उनकी बेटी को पसंद करे और हर लड़की भी यही चाहती थी कि उसकी शादी डॉक्टर अनीश से हो जाए। जब से अनीश वापस आया था तब से माहौलों की लड़कियां का पार्लर में चक्कर काटना ज़्यादा हो गया था। हर हफ्ते जाकर फैशन करवाना उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। अनीश न सिर्फ डॉक्टर बनकर आया था, बल्कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ा क्लिनिक भी खोल लिया था। अभी तो वह उसके काम की शुरुआत हुई थी। वह आगे कितना पैसा कमा सकता था, उसका अंदाज़ा लगाना बहुत आसान था। हमारे ख़ानदान में सिर्फ मैं एक लड़की थी जो अनीश से शादी के सपने नहीं देख रही थी। इसलिए नहीं कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इसलिए मुझे मालूम था कि वह कभी भी मेरा नहीं हो सकता और ना ही वह मेरे बारे में सोचता होगा, क्योंकि मैं एक सांवली सी लड़की थी। मेरी आंखें बहुत खूबसूरत थी। मैं लंबी भी थी, लेकिन सामने रंग ने मेरी खूबसूरत पर जंग लगा दिया था। वो भला क्यों मेरी खानदान की गोरी चिट्टी लड़कियों को छोड़कर मुझसे शादी करेगा। जो चीज़ मुमकिन भी नहीं होती, उसे सोच सोच कर मैं खुद को हल्का नहीं करना चाहती थी। खानदान की बाकी लड़कियां मुझसे बहुत ज़्यादा सुंदर थी और पढ़ी लिखी भी थी, पैसे वाली भी थी। हम लोग थे जो मिडिल क्लास के आते थे। हम इतने गरीब तो नहीं थे, लेकिन दूसरे के मुकाबले में थोड़ा कम पैसा वाले थे। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे महसूस हो रहा था मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मेरी माँ मुझे अनीश के क्लिनिक में ले गई। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप मुझे यहाँ क्यों लाई है, आप अच्छी तरह जानती है कि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मेरी माँ ने कहा कि मैं पैसे साथ लेकर आई हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इसके बहाने अनीश तुम्हें एक नज़र देख ले। क्या पता तुम पसंद आ जाओ। अपनी माँ की बात सुनकर तो मैं हैरान ही हो गई थी। वो इतना दूर का सोच रही थी और मैंने सोचा भी नहीं। मैंने मम्मी से कहा कि हम किसी दूसरे क्लिनिक में चलते हैं, लेकिन मम्मी हट कर ली और कहा कि यहाँ ही ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। जब हम लोग अंदर गए तो मेरी मम्मी ने अपना परिचय करवाया कि वो अनीश के पापा की दोस्त की पत्नी है। यह सुनकर अनीश को याद आ गया। उन्होंने कहा, जी मैंने आपको पहचान लिया है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। फिर मैंने माँ ने मेरा परिचय करवाया कि यह मेरी बेटी है। इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अनीश ने एक नज़र मुझे देखा और फिर मेरा ब्लड प्रेशर चेक करने लगा। हालांकि अपने ऑफिस में दाखिल होने से पहले ही उसकी असिस्टेंट ने मेरा ब्लड प्रेशर और वज़न चेक कर चुकी थी और पर्ची भी मुझे दे दी थी, जिसमें मेरा ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड था। लेकिन मैं सोच रही थी कि अनीश ने फिर भी मेरा ब्लड प्रेशर क्यों चेक कर रहा था। उसने नज़र मेरी आंखों में देखा और हम दोनों की नज़र चार चार हुई। उसने मुझे कहा कि आपका बीपी लो है। इसमें मुझे दवाई लिख कर दी। थोड़ा बहुत मेरी माँ से बात की और हम वहाँ से वापस आ गए। लेकिन सारी रात अनीश की नज़र मुझे सोने नहीं दिया। उसकी नज़रों में कुछ अजीब सा था, जैसे मैं समझ ना पा रही थी। लेकिन मुझे झटका तब लगा जब 2 दिन बाद अनीश का रिश्ता मेरे लिए आ गया। मुझे हैरानी सी हुई थी और खुशी भी हुई थी। उसने एक नज़र मुझे देखा और मुझे पसंद भी कर लिया और शादी तक का सोच भी लिया। मेरी माँ ने मुझे कहा कि वह बाहर से आया है और यहाँ के लोगों की तरह हुनर का पुजारी नहीं है, बल्कि तुम तो बहुत हसीन हो, सिर्फ रंग ही सांवला है, काला भी नहीं है। वह समझदार लड़का है, उसने ज़रूर तुम में कोई ख़ास बात नोट की होगी। वह हम लड़कों की तरह गोरे रंग की चाटने वाला में से नहीं है। मेरा रिश्ता अनीस से तय हो गया। पूरे ख़ानदान में बात जंगल की आग की तरह फैल गई और हर जगह बातें होने लगी कि अनीश ने कैसी लड़की पसंद की है अपने लिए। इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़कियों को छोड़कर उसने एक सामान्य कम पढ़ी लिखी लड़की को पसंद किया। यह बात पूरे रिश्तेदारों में किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी। सबका मूड खराब था, लेकिन हमारे घर में तो जैसे खुशियों की एक लहर ही दौड़ गई थी। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी।
क्योंकि अनीश मुझे मैसेज करके कहा कि वह मुझे पहली नज़र में ही मोहब्बत का शिकार हो गया। उसे मेरी आंखें बहुत पसंद आई। उसे मुझ जैसी लड़की की ही तलाश थी। अब मुझे मम्मी की बात पे विश्वास न लगा कि वह बाहर से आया है और बाहर के लोग कोई ख़ास चीज़ की लड़कियों में नोटिस करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, ना कि सिर्फ खूबसूरत देखते हैं। खैर मैं बेफिक्र हो गई। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो अनीश की माँ साफ साफ कह दिया कि उन्हें मुझसे हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। खुदा ने अनीश को सब कुछ दे रखा है, इसलिए सब कुछ अनीश खुद ही करेगा। यहाँ तक कि मेरी शादी के जोड़े भी अनीश की तरफ से भेजे गए। वह भी एक से बढ़कर एक डिज़ाइनर के थे। लाखों में मेरी शादी के कपड़े तैयार करवाई गई थी और जेवरात के नाम पर कई तोला सोना चढ़ाया गया था। रिश्तेदारों के तन बदन में आग लगी थी। हर कोई अनीश को अकल का अंधा कह रहा था, जिसने बिना कुछ सोचे समझे मुझसे शादी के लिए पसंद कर लिया था। मेरी माँ ने भी रिश्ते वालों को आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और शादी से एक रात पहले सारे खानदान को जमा करके सभी कपड़े उन्हें दिखाए थे। कुछ रिश्तेदारों ने तो ढके छुपी आवाज़ में माँ से पूछ ही लिया था कि तुमने कौन सा जादू लड़के पे करवाया है जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किसी को मेरा और अनीश का रिश्ता हजम ही नहीं हो रहा था और ऐसे ही हमारी शादी का दिन आ गया। मेरा अनीश के साथ फेरा हो चुका था और मैं अनीश के साथ दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई थी। जब अनीश की बुआ की बेटी स्टेज पर आई और उसने ऐसी बात कही कि मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे। वह अपने शब्दों में मेरा मजाक उड़ा रही थी और साथ ही अनीश से कह रही थी कि तुम्हारी पसंद को क्या हो गया है, तुम तो इतने क्लासी थे, अचानक से तुम्हारी सेट इतना ख़राब कैसे हो गया। अनीश ने उसे एक दो शब्द कहे और खुद ही स्टेज से नीचे उतर गई। लेकिन मेरा आज का दिन खराब हो चुका था। मैं सर झुकाए बैठी थी और यह सोचकर ही शर्म से ज़मीन की तरफ देखी जा रही थी कि अनीश से किस तरह नज़रें मिला पाऊंगी। मैं जानती थी कि सबसे को इस बात की हैरानी है कि अनीश ने मुझे क्यों चुना है, लेकिन ये बात सिर्फ मैं ही जानती थी कि अनीश को मुझसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। विदाई का वक्त हो गया था और मैं विदा होकर अब्बा के बड़े से घर से चली आई थी। मैं पहली बार अपना घर देख रही थी और यह देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। अनीश का घर किसी शानदार महल से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह करोड़ों रुपए कमाता हो। दिल में सोचने लगी कि डॉक्टर लोग तो बड़े ही पैसे वाले होते हैं, गरीबों का खून निचोड़ लेते हैं और अपना महल तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये महल कैसे बना हुआ था। मुझे मेरी सास यानी अनीश की माँ ने अनीश के कमरे में बिठा दिया। अनीश की बुआ की बेटी की बातें अभी तक मेरे अंदर गूंज रहे थे और मेरे अंदर एक आग सी जल रही थी। कमरे में ऐसी सी ठंडक होने के बावजूद भी मुझे अपना सर सुलगता हुआ महसूस हो रहा था। भगवान ने मेरी किस्मत कितनी रोशन लिखी थी कि अनीश मेरा हमसफ़र बन गया था। लेकिन मेरे चेहरे की कालिख ने इस खुशी को भी कम कर रखा था। थोड़ी ही देर बाद अनीश कमरे में चला आया और मेरा चेहरा देखते ही मेरे अंदर की बात समझ गया। क्या बात है रोशनी, तुम क्यों अभी तक खुशबू की बात को लेकर बैठी हो? मैं एक नज़र से अनीश की तरफ देखा तो कहने लगा, मोहब्बत ऐसे ही होती है, महबूब के बिना कहे उसकी हर बात समझ आ जाती है। अनीश के लहजे में मोहब्बत की झांसी घुली हुई थी और मैं अपनी खुश नसीबी पर दिल ही दिल में खुश हो रही थी। तुम फिक्र ना करो रोशनी, तुम्हारी ज़िंदगी की ये परेशानी मैं जल्दी दूर कर दूंगा। कोई तुम्हारे रंग को लेकर तुम्हें कमज़ोर नहीं समझेगा। आजकल तो इतने इलाज आ गए हैं कि कुछ इंजेक्शन से ही तुम्हारा रंग निखर जाएगा। मुझे तो तुम्हारा सांवला रंग ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन के ज़रिए तुम्हारी दूसरी लड़कियों की तरह हसीन बना दूंगा। मैंने अनीश की तरफ देखा। क्या ये मुमकिन है? मेरा रंग भी निखर कर दूसरी लड़कियों की तरह गोरा हो जाएगा? अनीश मुस्कुरा कर कहने लगा कि यह दौर अलग है, अब कुछ भी नामुमकिन नहीं। जिसके पास पैसा है वह सब कुछ हासिल कर सकता है। लोग तो सर्जरी के ज़रिए अपना कोष तक बदलवा लेते हैं, तुम्हारा तो सिर्फ रंग ही गोरा करना है। अनीश ने मुझसे वादा कर लिया कि वह अगले दिन से ही मेरा इलाज शुरू कर देगा। मैं ख्याली ख्यालों में खुद को खूबसूरत से कहीं ज़्यादा हसीन महसूस कर रही थी। वो जो मुझे मेरा पति की नज़रों में गिराना चाहती थी, मैं अब उससे बदला लेना चाहती थी। अनीश ने बहुत अच्छे से मुझे अपना लिया था और उसका साथ पाकर मैं बहुत खुश थी। अनीस से मिलकर ऐसा लगता ही नहीं था कि जैसे वह अमेरिका से पढ़कर आया है।
ना उसके चेहरे पर गुरूर था, ना ही उसकी बातों में अमेरिका की पढ़ाई का नशा। वो तो एक सीधा साधा आम सा इंसान था जो मेरी मोहब्बत में पूरी तरह मेरा हो चुका था। शादी के अगले दिन ही अनीश ने मुझे बताया कि उसकी अपनी एक डॉक्टर से बात हो गई है। मुझे रोज़ रात को एक गोरा होने वाला इंजेक्शन लगेगा और एक हफ्ते में ही फ़र्क दिखने लग जाएगा। मैं आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। अनीश की बात सुनकर मैंने एक नज़र अपने सांवले रंग पर डाली और यह सोचकर ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि आने वाले दिनों में मैं चाँद की तरह चमकने लगूंगी। अनीश धीरे से मेरे करीब आया, मुझे बाहों में भरते हुए मुझसे वादा किया कि मैं इस इलाज के बारे में किसी को भी कुछ न बताऊंगी। वो नहीं चाहता कि लोग तरह तरह की बात बनाकर मेरा दिल दुखाए। मैंने ये बातों से वादा कर लिया था कि मैं किसी को भी इस इलाज के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। और अनीश ने उसी रात मुझे पहला इंजेक्शन लगवा दिया। इंजेक्शन लगते ही थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई और फिर जब सुबह मेरी आँख खोली तो मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन इस दर्द ने मुझे परेशान में रख लिया था। मैंने अनीश को बताया तो वह कहने लगे कि हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है और शायद इंजेक्शन से तुम्हें दर्द हो रहा है। एक हफ्ते की बात है, दर्द बर्दाश्त कर लो। मैं ये सब कुछ तुम्हारी खातिर ही तो कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें कभी छुप कर आंसू बहाने की ज़रूरत ना पड़े। तुम ही सोचो, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हें इस चीज़ का एहसास और भी ज़्यादा होने लगेगा। अनीश की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। वो ठीक ही तो कह रहा था। अगर दुनिया वालों की तरह हमारे बच्चे भी मेरे रंग पर मजाक उड़ाते तो मैं क्या करती। शादी की बार औरत की एक ही कमजोरी होती है और वो होती है उसके बच्चे। अनीश ने उसी बात का फ़ायदा उठा लिया। बच्चे के नाम पर मैं हर दर्द सहने को तैयार थी। और अगली रात भी जब अनीश ने मुझे इंजेक्शन लगाया तो थोड़ी ही देर के बाद मैं गहरी नींद सो चुकी थी और सुबह एक बार फिर पेट से मेरा पेट दर्द होने लगता था। यह दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, लेकिन मैं किसी से तरह इस बारे में बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अनीश ये इलाज सबसे छुप कर रहा था। मैं सारा दिन पेट में दर्द से तड़पती रहती और कमरे में बंद रहती। रात तक मेरे अंदर हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी और एक और इंजेक्शन नहीं लगवा सकती थी। मैंने सोचा अगर एक दिन इंजेक्शन न लगाऊं तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अनीश की कहीं बुरा ना लग जाए, यह सोचकर मैंने खुद चुपके से इंजेक्शन बदल दिया और ताकत का इंजेक्शन रख दिया। अनीश ने मुझे इंजेक्शन लगा लिया और मैं आंखें बंद करके लेट गई, जैसे मैं बहुत ही गहरी नींद में सो गई हो। उसके बाद जो कुछ अनीश ने मेरे साथ किया, मेरी रूह कांप गई कि ऐसा कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकता, जबकि मैं तो अनीश की पत्नी थी। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई और मुझे जागता हुआ देखकर अनीश के होश ठिकाने आ गए थे। वह हकलाते हुए पूछने लगा कि तुम अभी तक सोई नहीं हो। मैंने गुस्से से अनीश की पूछा कि यह सब क्या है और तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। पहले तो अनीश मुझे उल्टी सीधी जवाब देता रहा, लेकिन जब उसे अंदाज़ा हो गया कि मैं इतनी आसानी से खामोश बैठने वाली में से नहीं हूँ, तो उसने हर बात सच सच बता दी। अनीश का पूरा सच सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। अब मुझे समझ आ गया था कि अनीश ने सारे खानदान की हसीन और पढ़ी लिखी लड़कियां छोड़कर मुझ जैसी सांवली और मिडिल क्लास लड़की को ही क्यों पसंद किया था। उसे लगा था कि मैं उसके लिए बहुत आसान हद तक साबित हो जाऊंगी और बहुत आसान से वो मुझे काबू कर लेगा। लेकिन मैं इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं थी। मैंने फ़ौरन ही चीख चीख कर सारा घर सिर उठा लिया था और अपने घर पर भी फ़ोन मिला लिया था। अनीश की लाख कोशिश के बावजूद भी मैं चुप नहीं की थी, बगैर अनीश का घिनौना चेहरा सबके सामने ले आई थी। मेरी सास भी अनीस के साथ उसके जुर्म के बराबरी के हकदार थी, इसलिए जैसे ही मेरे माँ बाप आए तो उनकी बोलती बंद हो गई। मेरी माँ को यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनीस जैसा लाइट इंसान मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। मैं माँ के साथ शादी के तीसरे ही दिन लौटकर अपने घर चली आई थी। रिश्तेदार वालों को तो बातें करने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया था। हर कोई हमारी खामोशी का नमक छिड़कने के लिए आ रहा था। सबके मुँह पर एक ही बात थी कि हमें तो पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रहा था। रोशनी जैसी सांवली लड़की से अनीश जैसा लड़का कैसे शादी कर सकता था। कुछ रिश्तेदार वालों ने तो अनीश की सही कहते हुए मुझे ही बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि अनीश की माँ ने उन्हें मेरे बुरे चरित्र के झूठे किस्से सुना दिए थे। हर तरफ मेरी बुराई की चर्चा हो रहा था और मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाने में लगी थी।
मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन लोगों के तानों से मुझे बहुत ही कमज़ोर बना दिया था। अनीश की वो मोहब्बत भरी बातें मेरे कानों में किसी शीशे की तरह पिघल रही थी। अनीश, उसकी माँ तो डंके की चोट पर मुझे गंदा कह रहे थे और मैं अपने बंद कमरे में बैठी थी। मुझे लोगों का सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी हो रही थी। जब मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई तो और उसने मुझे हौसला दिया कि मुझे खामोश नहीं बैठना चाहिए। अनीश जो काम मेरे साथ कर रहा था वह बिल्कुल गैर कानूनी था। मेरी दोस्त चाहती थी कि हम दोनों मिलकर अनीश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। उसका पति वकील था और वह दोनों मेरे साथ देना चाहते थे। अपनी दोस्ती की बात सुनकर मैंने फ़ौरन हाँ कर दिया और मैं अनीश जैसे इंसान के खिलाफ ज़रूर कदम उठाऊंगी। लेकिन जैसे ही माँ को मेरे इरादों का पता चला, माँ ने साफ मना कर दिया कि हम जैसे इज़्ज़तदार लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगा सकते। इसलिए तो हम जैसे लोग अनीश जैसे लोगों के लिए आसान खिलौना साबित होते हैं। मैं गुस्से से माँ को 4 बात सुना डाली। जब तक हम जुर्मों को खिलाफ खड़े नहीं होंगे, यह हमारे साथ जुर्म करते ही रहेंगे और मैं गलत करने वालों को उनके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। मैं अनीश के खिलाफ केस करूँगी। मैंने माँ को 2 टूक बात सुना दिया और अपने दोस्त की मदद से अनीश के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अनीश और उसकी माँ ने तो यह सोचा भी नहीं था कि मेरी जैसी आम सी लड़की, जिसे ज़माने ने हमेशा ठोकरों पर रखा हुआ था, वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। क्योंकि ये काम आम केस नहीं था, इसलिए बहुत जल्द मीडिया में फैल गया और लोगों के दिमाग और जुबान के ऊपर आम हो गया। जिसको भी मामले का पता चलता वो अनीश को थू थू करने लगा और अनीश किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहा। मैंने अदालत में खड़े होकर बहुत हिम्मत से अनीश का घिनौना चेहरा सबके सामने रख दिया। अनीश ने मुझसे शादी जिस मकसद से की थी वह बच्चा था। अनीश अमेरिका में किसी मॉडर्न से शादी कर चुका था और वह उससे मोहब्बत करता था, लेकिन वह मॉडल अपनी फिटनेस को ख़राब नहीं करना चाहती थी और अनीश को बच्चा चाहिए था और इसी मकसद के लिए अनीश अमेरिका से अपने देश आया था। वह अपनी पहली पत्नी से ही बच्चा चाहता था, इसलिए जानबूझकर मुझ जैसी सामली और गरीब लड़की से शादी की। उसे लगा था कि मैं उसकी दी हुई खुशियाँ देखकर पागल हो जाऊंगी। उसकी मोहब्बत भरी बातों में मैं पूरी तरह उसके जाल में फंसी रहूंगी और सच जानने की कोशिश ही नहीं करूंगी। लेकिन जिस रात मैंने इंजेक्शन बदल कर सोने का ड्रामा किया, उस रात ये सच्चाई मेरे सामने आई। दरअसल वह मुझे इस बात के लिए इस्तेमाल करना चाहता था कि उसे बच्चा तो अपनी पहली पत्नी से ही चाहिए थी, लेकिन उस बच्चे के लिए वह मेरा जिस्म इस्तेमाल करना चाहता था। वह एक पूरे तरीके से अपना और अपनी पत्नी के बच्चों को मेरे जिस्म के अंदर तैयार करना चाहता था, ताकि बच्चे मेरे से पैदा हो और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो वह दोनों से लेकर दोबारा अमेरिका चले जाते। इस तरह ना ही उसकी पत्नी की मॉडलिंग पर कोई असर पड़ता और ना ही उसे किसी और का बच्चा गोद लेना पड़ता। जिस दिन मैं बीपी चेक करवाने अपनी माँ के साथ अनीश की क्लिनिक गई थी, उसी दिन उसने जहन में यह बात बैठ गई थी कि मैं ही वो लड़की हूँ जो उसके बच्चों को अपना जिस्म में पाल सकती हूँ, क्योंकि वो बार बार मेरी बीपी चेक करता और मुझे खुराक रखता। सरोगेसी का तरीका हमारे देश में पूरी तरह गैर कानूनी है और ख़ास करके मेरी इजाज़त के बिना मेरा पति मेरा जिस्म किससे इस्तेमाल कर सकता है। वह हर रात गोरा होने वाले इंजेक्शन के नाम पर मुझे बेहोश करता और फिर मेरा चेकअप करता था। जिस रात मैंने इंजेक्शन बदला था वह रात वह आईवीएफ के जरिए मेरे जिस्म में अपने बच्चे को इम्प्लांट करने वाला था। उस अपनी अमेरिका बीबी जिसे जिस्म का ख़राब नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह दोनों मिलकर मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते थे। एक बार उन्हें मुझसे बच्चा मिल जाता तो अनीश मुझे तलाक देकर वापस अमेरिका चला जाता और फिर कभी लौट कर भी वापस ना आता और मैं सारी ज़िंदगी यूं ही तड़पती रह जाती। मेरी दोस्त का पति जो वकील था उसने बहुत सबूत इकट्ठा किया और अनीश और उसकी पत्नी को दोषी साबित कर दिया। वो दोनों धोखे में इल्ज़ाम पर रहे थे। अगर उस रात में इंजेक्शन ना बदलती तो उन दोनों के बच्चे का अपना खून समझकर 9 महीने तक अपने पेट में पालती रहती और उसके बाद वो दोनों अपना बच्चा लेकर दोबारा वापस गायब हो जाते। उन दोनों को सज़ा सुना दी गई थी और मैंने अनीश से तलाक ले ली थी। मैं अकेली ज़रूर थी, लेकिन मुझे यकीन था कि भगवान ने मेरी किस्मत में यकीनन कुछ अच्छा ही लिखा रखा है। सारे खानदान वाले अनीश की सच्चाई जान चुके थे और आंटी को बुरा भला कह रहे थे, जिन्होंने अपने बेटे के साथ देकर मेरी ज़िंदगी उजारने की कोशिश की थी। एक बात मैं बहुत अच्छी तरह जान गई थी कि
सिर्फ इंसान की पढ़ाई उसे शोहरत नहीं देती, बल्कि यह माँ बाप की परवरिश भी होती है जो एक बच्चे को होशियार और साफ बनाती है। अगर आंटी अपने बेटे अनीश को सही और गलत का फ़र्क बताती और मेरी ज़िंदगी से खेलने के लिए मना करती तो शायद उसे अभी इतनी हिम्मत नहीं रख मिलती। रिश्तेदार सभी भगवान का धन्यवाद कर रहे थे, उनकी बेटी अनीश के जाल में फंसने से बच गई, जबकि माँ को इस बात का बहुत दुख था कि उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। लाखों का जेवर और कपड़े इंसान को अच्छा नसीब और खुशियाँ नहीं दे सकते, इसलिए उनको चाहिए कि वह अमीर और पढ़ा लिखा दामाद ढूंढने के कहीं ज़्यादा अपनी बेटी के अच्छे नसीब के लिए प्रार्थना करे। कोई भी लड़की 2 वक्त की रोटी और इज्जत के साथ 4 दीवार में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकती, लेकिन वो एक बुरे इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मैंने जुर्म के खिलाफ इसलिए आवाज़ बुलंद दी ताकि आइंदा कोई लड़की किसी लड़के के गलत मकसद का भेंट ना चढ़े।